Okay guys, now we are going to start exercise 11.2. 11.2 बेस्ड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो देखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। एक रेक्टेंगल हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक पैरेललोग्राम के पास होती हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो। रीज़न, क्योंकि पैरेललोग्राम के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो एक रेक्टेंगल के पास होती है। कैसे? देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पैरेललोग्राम जब बनता है जब बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो रेक्टेंगल में भी ये चीज़ होती है, तो इसलिए अपन रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल क्यों नहीं बोल सकते? रेक्टेंगल के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एक पैरेललोग्राम में ये ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों। ठीक है, तो इसलिए जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो सेम फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे अप्लाई हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए तो आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दिया, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए बेस इंटू हाइट लिख दिया। तो एक चीज़ देखिए, ये जो फिगर बन रहा है, इस फिगर को मैं एक रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। यहाँ पे बेस और हाइट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ ही है। यानी बेस की जगह तो लेंथ हो गया और ब्रेड्थ की जगह हाइट हो गया, यानी रेक्टेंगल की साइड ही उसकी हाइट बन जाती है। इसलिए अपन लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोल देते हैं जनरली। बट ओरिजिनल फार्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह लेंथ और ब्रेड्थ की जगह हाइट। बट क्योंकि बेस लेंथ के इक्वल है और ब्रेड्थ हाइट के इक्वल है, तो अपन लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोल देते हैं। बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में हाइट अपने को अलग से निकालनी होती है। कैसे निकालनी होती है, देखिए वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, या फिर ऐसा कहें कि एक ही पैरेललोग्राम है, दो अलग अलग हाइट्स निकाली गई है इसमें। पैरेललोग्राम क्या है? ABCD। अब अगर मैं AD को बेस लेता हूँ तो मुझे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी पड़ेगी। यानी इस बेस पे बनने वाला एल्टीट्यूड इस बेस के लिए हाइट एक्ट करेगा। अब यहाँ पे AB को बेस लिया है, तो इस बेस पे बनने वाला एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर इस बेस के लिए हाइट एक्ट करेगा। क्लियर है? तो ABCD का एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। पहले वाले केस में देखिए, मैंने AB को बेस लिया। इस AB के ऊपर आप देखेंगे DE एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि अपोजिट साइड DC पे ज्वाइन कर रही है, और यहाँ पे AB साइड पे परपेंडिकुलर है। तो DE मेरी हाइट हो जाएगी, AB मेरा बेस हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट मेरा इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। अब मैं बेस चारों में से किसी भी साइड को ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाली साइड को लिया जाए। तो सेकंड केस में यहाँ पे देखिए, मैंने AD को बेस लिया। तो जब मैं AD को बेस लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि AD पे बनने वाला परपेंडिकुलर लाइन इस AD के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी। यानी अगर ये बेस है तो हाइट मुझे इसके ऊपर बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन को लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे BF वो परपेंडिकुलर लाइन है, और AD के अपोजिट साइड BC पे वो जाके ज्वाइन कर रही है, और AD पे वो परपेंडिकुलर है। तो BF मेरी हाइट हो गई। तो AD इंटू BF करूँगा तो भी इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, और दोनों केस में एरिया सेम ही आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो सेम ही है, बस बेस चेंज किया है तो हाइट चेंज हो गई है। क्लियर है? थोड़ा और डिटेल में अगर आपको इसको देखना है तो देखिए, यहाँ पे आपके पास चार पैरेललोग्राम बना रखे हैं। अब चारों पैरेललोग्राम में अगर आप बेस देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट बेस है। यहाँ पे भी बेस क्या है? 5 यूनिट है। यहाँ पे भी बेस क्या है? 5 यूनिट है। यहाँ पे भी बेस क्या है? 5 यूनिट है। तो ABCD चार पैरेललोग्राम है जिनका सबका बेस इक्वल है 5 यूनिट्स। इनकी हाइट देखेंगे तो अगर मैं बेस ये नीचे वाला ले रहा हूँ तो हाइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि अपोजिट साइड पे जाके मीट करेगी। क्लियर है? तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि जो भी हाइट मैंने बनाई है सबकी लेंथ 3 यूनिट्स है। और देखिए, पैरेललोग्राम का इंक्लाइनेशन सब में अलग है। देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, ये कम झुका हुआ है, ये वाला थोड़ा सा अलग तरीके से झुका हुआ है। तो चारों पैरेललोग्राम अलग हैं, बट चारों पैरेललोग्राम के एरिया सेम होंगे। रीज़न देखिए, सबका बेस सेम है
और सबकी हाइट सेम है। क्लियर है? तो इस तरह से मुझे बेस और हाइट को यूज़ करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता है। और सेम चीज़ EFG में भी आप देख सकते हैं, इनकी हाइट भी देखिए 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट और बेस सबका 5 यूनिट्स है। तो ये जितने भी पैरेललोग्राम हैं सारे अलग अलग दिख रहे हैं, सबकी शेप अलग अलग है, बट एरिया सबका सेम है। क्यों? क्योंकि सबका बेस सेम है और सबकी हाइट सेम है। मेक सेंस? तो बेस और हाइट का कंसेप्ट समझ में आ गया। जो आप बेस लेंगे उस बेस पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो कि अपोजिट साइड को जाके मीट करे उसको अपन हाइट बोलते हैं। अब देखिए इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और डीप ले जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 पैरेललोग्राम दे रखे हैं, सबका बेस सेम है, 7 है सबका बेस, ठीक है। और सबकी जो दूसरी साइड है वो 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। यानी यहाँ पे आपको 4 पैरेललोग्राम दे रखे हैं जिसकी साइड सेम है, 5 7 5 7 5 7 5 7। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो सेम होती ही है। तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गई, ये 5 हो गई, ये 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 यहाँ पे 5। यानी चारों पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल हैं, बट चारों का एरिया इक्वल नहीं है। अगर रेक्टेंगल में ऐसा होता कि साइड्स इक्वल होती तो एरिया भी सेम होता, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते, तो जब साइड्स इक्वल हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ भी इक्वल हैं। बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। रीज़न? एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब देखिए सब में मैंने बेस 7 लिया है और सब में हाइट ड्रॉ की। यहाँ पे हाइट कितनी आई? 2.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 4। तो देखिए ये पैरेललोग्राम यहाँ पे ज़्यादा झुका हुआ था, फिर यहाँ पे थोड़ा कम झुका, फिर यहाँ पे थोड़ा और कम झुका, यहाँ पे थोड़ा और कम झुका। और जैसे जैसे मैं इसको इस तरफ इंक्लाइन करता जाऊँगा, लेट सपोज मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये हाइट और बढ़ती जाएगी और एट द एंड जब ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसलिए अगर साइड सेम है दो पैरेललोग्राम की तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका एरिया भी सेम हो। रेक्टेंगल के केस में ये होता है कि अगर साइड सेम है तो एरिया भी सेम होगा ही होगा, बट पैरेललोग्राम के केस में ये ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे मालूम है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इंटू हाइट कैसे? क्योंकि अगर मैं एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बना दूं, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पैरेललोग्राम था ACBF, यहाँ पे मैंने AB डायगोनल बनाया, तो मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। यानी ABC एक ट्रायंगल आया और DEF एक ट्रायंगल आया। जैसे इस पॉइंट को B और D दो नाम दिए हुए हैं, इस पॉइंट को भी दो नाम दे दीजिए, A एंड E, तो ये ट्रायंगल बन गया DEF। यानी एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल बनता है तो वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल का हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी उसका हाफ। क्लियर है? तो इस तरह से अपने पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब अगेन सेम चीज़ ट्रायंगल पे भी अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स बना के दे रखे हैं। सभी ट्रायंगल का आप देखेंगे तो बेस AB है, अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। और सभी ट्रायंगल्स की आप अगर हाइट देखेंगे तो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी सभी ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है। तो ये जितने भी अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, ABP, ABQ, ABR, ABS, इन सब का एरिया सेम होगा। रीज़न? इनका बेस सेम है सबका और सबकी हाइट भी सेम है। तो अब जंप करते हैं एग्जांपल्स पे। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में देखिए, वन ऑफ साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आर 4 एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए एक साइड दे रखी है और उस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी है। इसका मतलब उस साइड पे बनने वाली परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है। तो आपको मालूम है एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका 4 है और हाइट आपकी 3 है, तो 4 इंटू 3 किया तो आपको मिला 12 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 7। देखिए, फाइंड द हाइट x इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बेस है जो कि है 4 सेंटीमीटर। इस बेस पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन ये है जो कि अपोजिट साइड को जाके मीट कर रही है, यानी ये हाइट हो गई। तो बेस इंटू हाइट मुझे मालूम है क्या होता है? एरिया होता है। तो बेस इंटू हाइट किया मैंने, क्योंकि हाइट की वैल्यू मुझे x दे रखी है, और बेस इंटू हाइट करूँगा तो मुझे एरिया मिलेगा। एरिया मुझे 24 दे रखा है, इसलिए इसको 24 के इक्वल रख दिया।
अब 4 नेक्स्ट स्टेप में नीचे की तरफ आया तो 24/4, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इस पैरेललोग्राम की हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। देखिए, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस CD यानी CD बेस पे बनने वाली हाइट। देखिए, CD बेस ये है, इस पे बनने वाली हाइट ये है जो कि 3 सेंटीमीटर है। और पैरेललोग्राम की साइड्स दे रखी हैं आपको 6 एंड 4, तो 6 तो DC हो गई और AD 4 हो गई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो देखिए, कौन सी हाइट और कौन सा बेस आपको गिवन है। यहाँ पे बेस 6 मालूम है आपको और इस बेस पे बनने वाली हाइट मालूम है आपको। तो ये बेस और ये हाइट ले लूँगा तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो मैंने एरिया निकाल दिया, 6 × 3 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या पूछा है, द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस AD यानी AD बेस पे बनने वाली हाइट आपको चाहिए। तो सबसे पहले AD बेस पे बनने वाली हाइट बनाइए आपने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है वो AD बेस पे परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये हाइट होगी, इसको मैंने x मान लिया। तो अब अगर मैं AD बेस ले रहा हूँ तो हाइट मुझे AD बेस पे बनने वाली ही चाहिए, यानी AD इंटू एक्स अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। जो बेस लूँगा उसी पे बनने वाली हाइट भी लूँगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे मालूम है बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस मेरा AD है जो कि 4 है, इस पे बनने वाली हाइट मेरी x है, तो 4 × x किया मैंने। तो मेरे पास क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, कितना है 18। तो देखिए, DC बेस लूँ या AD बेस लूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहा हूँ। तो 4 × x को मैं 18 के इक्वल रख सकता हूँ। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 4 नीचे की तरफ गया तो 18/4, तो x की वैल्यू मुझे मिली 4.5। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने हाइट निकाल दी AD पे बनने वाली। कंसेप्ट समझ में आया। पहले इस बेस को और इस हाइट को लेके मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दिया, फिर मैंने ये वाला बेस लिया और ये वाली हाइट ली, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं पहले ही निकाल चुका हूँ तो उसके इक्वल रख दिया। तो इस तरह से मेरे पास हाइट आ गई। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम में हाइट बनाना अपन सीख चुके हैं। अब एक ट्रायंगल में देखिए, मुझे 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं जिनका मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए, फर्स्ट वाले केस में आप देखिए, बेस आपका QR है, तो इस QR पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो कि इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स पे जाके मीट करे उसको मैं हाइट बोलूँगा। तो मेरा इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स है P, यानी P पॉइंट से इस साइड पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन मेरी हाइट कहलाएगी। ठीक है। पैरेललोग्राम में तो वो कहीं पे भी पूरी साइड पे जाके मीट कर सकती थी, बट ट्रायंगल में अपोजिट साइड एक साइड ना होके एक पॉइंट होता है। इस साइड के अपोजिट कोई साइड नहीं है, इस साइड के अपोजिट मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है। तो हर साइड के साथ ऐसा ही है। देखिए, इस साइड के अपोजिट मेरे पास एक पॉइंट है और इस साइड के अपोजिट भी मेरे पास एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट से अपोजिट साइड पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन को मैं हाइट कहता हूँ। तो अगर मुझे QR पे एक हाइट चाहिए तो पॉइंट P से बनने वाली लाइन जो कि QR पे परपेंडिकुलर है उसे मैं हाइट कहूँगा। तो इस केस में वो है PS। तो QR बेस हो गया और PS मेरी हाइट हो गई। तो हाफ बेस इंटू हाइट करूँगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने करी है यहाँ पे, तो मेरे पास एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए, MN मेरा बेस है, इसके अपोजिट मेरे पास ये पॉइंट L है यानी वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स से बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन किस पे, MN पे, वो मेरी हाइट कहलाएगी। तो मैंने क्या किया, पॉइंट L से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो वो वर्टिकल लाइन ये है। बट इशू क्या आया कि वो MN पे तो मीट ही नहीं कर रही। तो ऐसे केस में जहाँ पे एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो उस केस में एल्टीट्यूड जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है। कैसे, मैं क्या करूँगा, इस MN को एक्सटेंड करूँगा। तो मैंने MN को जब एक्सटेंड किया तो वो एक्सटेंडेड MN पे मीट हो रही है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि वो MN पे ही मीट हो रही है बेसिकली। क्यों, क्योंकि देखिए, ये अगर ये हाइट है तो इस हाइट को मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ बेसिकली। तो हाइट तो क्या है बेसिकली, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहा। बट
जब एंगल ऑब्टूज हो जाता है तो ये हाइट जनरली ट्रायंगल के बाहर बनती है। जैसे इस केस में जो हाइट थी वो ट्रायंगल के अंदर ही बन रही थी, बट यहाँ पे एक ऑब्टूज एंगल था इसलिए हाइट ट्रायंगल के बाहर बनी है। बट हाइट हमेशा क्या होगी, अपोजिट वर्टेक्स से उस लाइन पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन। तो कई बार अपने को उस लाइन को एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। जैसे इस वाले केस में अपन ने एम एन को एक्सटेंड किया, तब वो जाके एम एन पे मीट करी। एक लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है, ये अपन ने पढ़ा है। तो एम एन को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन गई। तो यहाँ पे बेस एम एन हो गया और हाइट एल ओ हो गई। अब बेस एम एन ही रहेगा, कहीं आप बोलें कि बेस बढ़ा दिया अपन ने तो ओ एन बेस हो गया, ऐसा नहीं है। बेस एम एन ही है, बस उस एम एन पे ये परपेंडिकुलर बन जाए इसलिए अपन ने एम एन को एक्सटेंड किया था। इसका मतलब ये नहीं कि बेस की लेंथ चेंज हो गई, ठीक है। तो बेस एम एन ही रहेगा और हाइट अपन ने एल ओ बनाई है। तो एरिया होगा हाफ एम एन इंटू एल ओ। वैल्यूज रख दीजिए 3 और 2, हाफ 3 इंटू 2, एरिया आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। अब सपोज़ कीजिए मैं बेस एम एन ना लेता, क्योंकि बेस में तीनों साइड में से किसी को भी बेस ले सकता हूँ। अगर मैं एल एन को बेस लेता तो इसकी अपोजिट क्या है, वर्टेक्स एम है। तो एम से मैं एल एन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बनता, यानी इसको मैं हाइट लेता अगर मैं एल एन को बेस लेता। तो मैंने क्या किया, एम एन के लिए एक परपेंडिकुलर बना दिया, एल एन के लिए एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब मैं बेस क्या ले रहा हूँ, एल एम ले रहा हूँ। तो एल एम के अपोजिट मेरे पास क्या है, एन है, यानी इस एन से मैं एल एम पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। तो ये परपेंडिकुलर अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो देखिए ये इस पर मीट करेगा बट परपेंडिकुलर नहीं है। तो उसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए मुझे इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इस केस में बाहर बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आएगा। तो इस लाइन पे वो परपेंडिकुलर लाई करे तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और फिर इस परपेंडिकुलर और इस लाइन पे मीट करा देता हूँ। तो देखिए अब इस केस में मेरे पास परपेंडिकुलर ये है। अगर एल एम बेस है तो परपेंडिकुलर ये वाला है। तो कई बार परपेंडिकुलर बाहर बन जाता है ट्रायंगल के, कई बार अंदर बन जाता है, ठीक है। और आपको किसी भी बेस को लेके परपेंडिकुलर बनाना आना चाहिए। ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने तीनों साइड पे परपेंडिकुलर बना के आपको बता दिया। ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 10। देखिए, फाइंड बी सी इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट ए डी इज 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बी सी की आपको लेंथ फाइंड करनी है और एरिया आपको दे रखा है। तो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ये है, ये इसकी हाइट होगी ए डी, तो जो कि आपको 3 दे रखी है। तो अपने को मालूम है एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस मेरा हो गया बी सी और हाइट मेरी हो गई ए डी जो कि 3 है। तो हाफ बेस इंटू हाइट किया, बी सी की जगह तो बी रख दिया और ए डी की जगह 3 रख दिया, इक्वल्स टू एरिया आएगा। एरिया मुझे ऑलरेडी गिवन है 36। तो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लिया तो ये 2 जाएगा उधर ऊपर मल्टीप्लाई में और ये 3 जाएगा नीचे डिवाइड में। तो b मेरे पास आ गया 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 24। तो बी सी की लेंथ आ गई मेरे पास 24। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल 11। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर 8, क्यू आर 4 एंड पी एल 5, ये आपको लेंथ दे रखी है जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो आपको एरिया फाइंड करना है पी क्यू आर का। तो सबसे पहले देखिए आपको बेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ढूंढनी है। अगर आपके पास बेस और हाइट दोनों है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्यू आर जो कि बेस है, इसके अपोजिट वर्टेक्स पी है। इस पी से इस एक्सटेंडेड क्यू आर पे बनने वाली लाइन ये एल्टीट्यूड है, इसकी भी आपको लेंथ मालूम है। यानी इस केस में आपको बेस और एल्टीट्यूड यानी हाइट दोनों मालूम है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई किया तो बेस की जगह 4 रख दिया और हाइट की जगह 5 रख दिया। तो एरिया आ गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने एरिया ऑफ पी क्यू आर निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्यू एम की लेंथ निकालनी है। तो देखिए क्यू एम एक्चुअली में क्या है, क्यू एम एल्टीट्यूड है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट क्यू यानी वर्टेक्स क्यू से पी आर लाइन पे बनने वाला परपेंडिकुलर लाइन है, तो एल्टीट्यूड हो गया। तो अगर ये एल्टीट्यूड है तो बेस क्या होगा, बेस पी आर ही होगा क्योंकि पी आर पे परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, पी आर बेस लूँगा और क्यू एम एल्टीट्यूड लूँगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ये होगा क्योंकि एरिया तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। बेस कोई सा भी लो, एल्टीट्यूड लो उसके अगेंस्ट, तो
एरिया तो सेम ही ट्रायंगल का निकाल रहे हैं ना, तो एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बेस पी आर जो कि 8 है और क्यू एम मेरी हाइट जो कि मुझे निकालनी है और एरिया मेरा 10। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया की जगह 10 रख दिया, बेस की जगह 8 रख दिया और हाइट की जगह h रख दिया। तो इसको सॉल्व किया तो h की वैल्यू आई मेरे पास 2.5, यानी क्यू एम मेरा हो गया 2.5। क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स आपको निकालने हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, बेस और हाइट को आइडेंटिफाई करना है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। देखिए सबसे पहले फर्स्ट फिगर में बेस ये है, इस बेस पे बनने वाला एल्टीट्यूड, यानी इस बेस पे बनने वाली ऐसी लाइन जो कि इस बेस पे तो परपेंडिकुलर हो और अपोजिट साइड पे जाके मीट करे, तो वो लाइन ये है, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो 7 इंटू 4 28, बेस इंटू हाइट कर दिया, 7 इंटू 4 किया तो आपको मिला 28। तो एरिया हो गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड फिगर में देखिए बेस ये है, एल्टीट्यूड ये है, तो बेस इंटू हाइट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी वाले पार्ट में देखिए बेस ये है आपका, हाइट ये है, यानी 2.5 इंटू 3.5 आपको करना पड़ेगा। तो जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और अब आते हैं डी पार्ट पे। देखिए डी पार्ट में बेस मुझे ये लेना पड़ेगा क्योंकि इस लाइन पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन मुझे दे रखी है, तो जो मैं बेस लूँगा उसी के ऊपर बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन को मैं हाइट लूँगा। तो वो ये डॉटेड लाइन से आपको 4.8 दे रखी है। ये डॉटेड लाइन हाइट है, कैसे? देखिए ये डॉटेड लाइन इस बेस पे परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है और अपोजिट साइड पे जाके मीट कर रही है। तो बेस इंटू हाइट आपको करना है, यानी 5 इंटू 4.8 आपको करना है। तो आप करेंगे तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब ई वाले पार्ट में देखिए बेस मैं ये लूँगा क्योंकि इस पर मुझे एक हाइट गिवन है। हाइट कैसे? ये जो डॉटेड लाइन है इस पर तो 90 डिग्री बना रही है और अपोजिट साइड को जाके मीट कर रही है, तो बेस इंटू हाइट कर दीजिए 4.4 इंटू 2, तो आपको मिलेगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पांचों पैरेललोग्राम का एरिया आप निकाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला बेस और हाइट आइडेंटिफाई करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगेन आपको फिगर्स गिवन है, आपको सिर्फ एरिया निकालना है, यानी बेस और हाइट आइडेंटिफाई कीजिए और फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। तो देखिए फर्स्ट वाले में बेस ये है, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से इस बेस पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन ये है। तो आपको बेस और हाइट दोनों मालूम है, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 4 इंटू 3। आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सेकेंड वाले पार्ट में देखिए बेस आप ये लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से इस पे बनने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो कि हाइट है ये मुझे गिवन है, तो बेस और हाइट हो गई। तो हाफ इंटू 5 इंटू 3.2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी वाला पार्ट देखिए, सी वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप इसको भी बेस मान सकते हैं और इसको भी बेस मान सकते हैं। इसका रीज़न है, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये 90 डिग्री है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो इसके अपोजिट वर्टेक्स मेरे पास ये है, इस वर्टेक्स से इस बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन इस बेस के लिए हाइट कहलाएगा। तो इस वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर लाइन क्या ये है कि नहीं है, तो इस ट्रायंगल की साइड ही इस ट्रायंगल की हाइट हो गई। क्लियर है? जब बेस मैंने 3 लिया, अब देखिए बेस मैं 4 लेता हूँ, तो मैंने बेस 4 लिया तो इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इस वर्टेक्स से इस 4 वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन इसके लिए हाइट होगी, तो वो लाइन ये है कि नहीं है, यानी ये इस ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो ये इस वक्त हाइट ऐड करेगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप बेस 3 लेंगे तो 4 हाइट हो जाएगा और अगर आप बेस 4 लेंगे तो 3 हाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप अप्लाई कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, किसी को भी बेस ले लीजिए और किसी को भी हाइट ले लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डी वाले पार्ट में आइए, देखिए बेस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है। क्लियर है? इस बेस पे
इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स ये है। इस वर्टेक्स से मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो अपोजिट साइड पे मीट करे, इसके लिए मुझे इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑब्चूज है। तो इस केस में एल्टीट्यूड बाहर की तरफ बना है। तो मैंने बेस और एल्टीट्यूड आइडेंटिफाई कर लिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से चारों ट्रायंगल्स की मैंने एरिया निकाल दी।